अनिकेत और विवेक अपनी उस कोल्ड ड्रिंक और गे वाले मजाक के बाद उस आलीशान होटल लाउंज से बाहर आ रहे थे। होटल के बाहर एक बहुत ही विशाल फूड एंड शॉपिंग एरिया बना हुआ था। यहाँ इंसानी दुनिया के कैफे और आइसक्रीम पार्लर भी थे और साथ ही मूनलाइट के डेमी ह्यूमंस द्वारा चलाए जा रहे जादुई डिजाइन वाले स्टॉल्स भी। दोनों दोस्त बातें करते हुए चल ही रहे थे कि अचानक पास ही मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत ओपन एयर कैफे से कुछ चिल्लाने और बेइज्जती करने की आवाजें आने लगीं। आर यू नॉनसेंस? एक बहुत ही घमंडी और कर्कश आवाज हवा में गूंजी। अनिकेत और विवेक के कदम रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा। कैफे के अंदर दो अमीर दिखने वाले लड़के एक स्टाफ की लड़की पर बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे थे। अंधी है क्या तू? वो पहला लड़का अपनी महंगी डिजाइनर जैकेट को झाड़ते हुए पागलों की तरह चीख रहा था। तुझे पता भी है कि ये कपड़े कितने के हैं? तूने इस पर कॉफी गिराकर मेरा पूरा डिजाइनर सूट खराब कर दिया, गवार कहीं की। उस लड़के का दोस्त जो उसका चमचा लग रहा था, वो भी अपने अमीर दोस्त की नजरों में अच्छा बनने के लिए उस लड़की पर चढ़ बैठा। हाँ, मेरे भाई ने ये स्पेशल सूट यहाँ मूनलाइट की बुटीक से लिया है। जादुई सिल्क का बनाया ये। तेरी 7 पुश्तें भी बिक जाएंगी ना, तब भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगी। वो वेट्रेस लड़की जो एक बहुत ही साधारण सी हंटर स्टाफ की यूनिफॉर्म पहने हुए थी, वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उसका सिर जमीन की तरफ झुका हुआ था। हे भगवान, हे भगवान, उस लड़की ने मन ही मन रोते हुए कहा। कितनी मुश्किल से कितनों के हाथ पैर जोड़ और झूठ बोलकर मुझे मूनलाइट में ये जॉब मिली है। अगर ये नौकरी भी चली गई तो मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगी? मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। ये सोचते हुए वो लड़की अपने दोनों हाथ जोड़कर लगभग रोते हुए उन लड़कों से भीख मांगने लगी। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वो चमचा दोस्त कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी हद पार कर दी। वो आगे बढ़ा और उसने उस घबराई हुई लड़की की यूनिफॉर्म का कॉलर बहुत ही बदतमीजी से पकड़ लिया। सुने 2 कौड़ी की नौकरानी, उसने लड़की को घूरते हुए कहा। हमें इसके पूरे पैसे चाहिए, अभी के अभी। लड़की डर के मारे कांपने लगी। उसके आंसू छलक पड़े। प्लीज प्लीज मुझे छोड़िए सर, मैं आपके नुकसान के पैसे देने को तैयार हूं। आप बताइए मुझे कितने पैसे देने हैं। असल में वो अमीर लड़का जिसके कपड़े खराब हुए थे, वो अब इस तमाशे को रोकना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो मूनलाइट रेल्म में खड़े हैं। यहाँ रूल्स तोड़ने वालों के साथ डेविल के गार्ड्स क्या सलूक करते हैं, ये उसने न्यूज में देखा था। लेकिन उसका वो बेवकूफ चमचा दोस्त सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस चमचे ने लड़की को घूरते हुए एक बहुत ही झूठी और बड़ी रकम बताई। 10 लाख रुपए का है ये सूट, निकाल पैसे। 10 लाख? ये सुनते ही उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह घबराते हुए बोली, सर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ, मैं अपनी सैलरी से धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज मेरी जॉब मत जाने दीजिए। लड़की की ये बात सुनकर उस चमचे का ईगो और बढ़ गया। धीरे धीरे चुकाएगी? तू क्या हमें भिखारी समझती है? ये बोलते हुए उस लड़के ने लड़की के कॉलर को पकड़े पकड़े ही अपना दूसरा हाथ हवा में उठाया। वो उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारने ही वाला था कि अचानक हवा को चीरता हुआ एक बहुत ही मजबूत फौलादी हाथ आया और उसने उस चमचे के उस उठे हुए हाथ की कलाई को हवा में ही बहुत ही बुरी तरह से जकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस चमचे की हड्डियों के चटकने की आवाज आई। आह! वो चमचा दर्द से चीख पड़ा और उसने लड़की का कॉलर छोड़ दिया। वो फौलादी हाथ अनिकेत का था। अनिकेत की आंखें बिल्कुल ठंडी और खतरनाक थीं। उसने उस लड़के को घूरते हुए बहुत ही भारी और डोमिनेटिंग आवाज में कहा, लड़की से अपने हाथ दूर रख कीड़े, असली मर्द कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। उस चमचे ने दर्द से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी कलाई सहलाते हुए गुस्से से अनिकेत को घूर कर बोला, कौन है बे तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे छुआ? तुझे पता नहीं है कि मेरा ये भाई कौन है? तभी उस चमचे ने जिस अपने अमीर दोस्त की तरफ इशारा किया, वो अमीर लड़का जिसका सूट खराब हुआ था, वो अनिकेत और पीछे खड़े विवेक को देखकर ही पसीने से नहा चुका था। उसके चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ चुका था। वो डर से इतना कांप रहा था कि उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। ये तो डीएच लैंड के एम्परर सक्सेसर्स हैं, अनिकेत और विवेक। ये मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे।
वो अमीर लड़का अपने उस चमचे दोस्त को रोकना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान इतना कुछ बक चुकी थी कि अब वो बस वहां से भाग जाना चाहता था। वो अब उस चमचे को अपना दोस्त मानना भी नहीं चाह रहा था। उसने भागने की सोची भी, लेकिन अनिकेत और विवेक के डर ने उसके पैर जमीन पर जाम कर दिए थे। वहीं वो लड़की जो अभी तक डर के मारे अपना सिर नीचे करके खड़ी हुई थी, उसने बहुत ही धीरे से कांपते हुए अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया, ये देखने के लिए कि आखिर उसे बचाने वाला कौन है। और जैसे ही उस लड़की की नजर अनिकेत के चेहरे पर पड़ी, उसके चेहरे का बचा खुचा रंग भी हवा में उड़ गया। उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया, उसकी सांसें अटक गईं। उसे अंदर ही अंदर एक बहुत ही अजीब सा खौफनाक गुस्सा भी आ रहा था, और साथ ही उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भी भर आए थे। लेकिन अनिकेत उस लड़की की ओर देख भी नहीं रहा था। असल में अनिकेत ने बहुत दूर से ही उस लड़की का चेहरा देख लिया था और उसे पहचान लिया था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया थी, ध्रुवांश की एक्स गर्लफ्रेंड, और बाद में अनिकेत की भी। कैनन रिकैप। वीके कॉलेज में ध्रुवांश के साथ हुई उस भयानक फाइट और उस इंसिडेंट के बाद से ही अनिकेत ने जिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। अनिकेत समझ गया था कि लड़कियों के पीछे भागना और घमंड करना गलत है। उसे भी ध्रुवांश और कबीर की तरह पावरफुल बनना था, अपने परिवार का नाम रोशन करना था। इसलिए अनिकेत ने जिया से ब्रेकअप कर लिया और अपना सारा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर लगा दिया। अनिकेत के छोड़े जाने के बाद जिया का डाउनफॉल शुरू हो गया था। उसे अनिकेत और उन अमीरों की लग्जरी लाइफ की ऐसी गंदी आदत लग गई थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन उसके पास खुद का इतना पैसा नहीं था। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए धीरे धीरे वो भारी कर्ज में डूबती चली गई। कर्जदारों ने जीना हराम कर दिया। उसने कई जगह छोटी मोटी जॉब्स की, लेकिन गुजारा नहीं हुआ। हाल ही में उसे पता लगा था कि मूनलाइट रेल्म में काम करने के लिए हायरिंग चल रही है, जिसमें पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। बस शर्त यह थी कि उस इंसान को हंटर होना चाहिए। अब कोई भी असली हंटर जिसके पास पावर हो, वो कभी कैफे में वेट्रेस का काम करने के लिए रेडी नहीं होता था। इसलिए जिया, जो एक हंटर थी, उसे ये स्टाफ की जॉब बहुत ही आसानी से मिल गई थी। लेकिन आज इन अमीर लड़कों की वजह से उसकी ये आखिरी उम्मीद भी जाने वाली थी। तभी विवेक ने कैफे के काउंटर पर अपनी उंगलियों से नॉक नॉक करते हुए बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, एक्सक्यूज मी, एक कोल्ड कॉफी प्लीज। जिया ने अपने आंसू पोंछे। वो जल्दी से मुंह छुपाते हुए काउंटर संभालने गई। उसने मूनलाइट की खूबसूरत जादुई टेक्नोलॉजी से कांपते हाथों से कोल्ड कॉफी बनाई और उसे काउंटर पर रख दिया। जिया की आंखें अब गुस्से से विवेक को घूर रही थी। एक वक्त था जब ये लड़का मेरे आगे पीछे घूमता था और मुझे इज्जत से भाभी कहकर बुलाता था, और आज ये मुझे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करके जलील कर रहा है, जिया ने मन में सोचा। विवेक ने वो कॉफी का ग्लास पकड़ा। वो काउंटर से टेक लगाकर खड़ा हो गया और जिया की ओर पीठ करते हुए अनिकेत की ओर देखकर बहुत ही नॉर्मल टोन में बोला, जिया कैसी हो? जिया ने एक बहुत ही कड़वा ताना कसते हुए कहा, अरे सर, क्या आपको मैं याद हूं? विवेक ने हंसते हुए बिना मुड़े ही जवाब दिया, तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है जिया? तुम्हारी उन पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ही तो पहले अनिकेत भाई और फिर मैं दोनों बहुत बुरी तरह पिटे थे ध्रुवांश भाई से। ये सुनते ही जिया का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। क्या तुम दोनों मुझे यहाँ सिर्फ ताने सुनाने और जलील करने आए हो? विवेक ने नाम में सिर हिलाते हुए बहुत ही सीरियस होकर कहा, नहीं, सच बताऊं तो जिया, हम दोनों तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या? जिया हैरान रह गई। हाँ, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी उस धोखेबाजी की वजह से ही तो हमें ध्रुवांश के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी, और उस हार ने हमें एक जिंदगी का मकसद दिया। हमें लगा था कि हम बहुत पावरफुल होकर ध्रुवांश से अपना बदला लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा हमारे अंदर समझदारी आई, हमें असली ताकत मिली, और जिससे हमें बदला लेना था वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। विवेक ने एक हल्की सी हंसी के साथ आगे कहा, पर सच कहूं तो जिया, हम ध्रुवांश को आज तक कभी पकड़ नहीं पाए। हम रोज दिन रात ट्रेनिंग करके खून पसीना बहाकर धीरे धीरे उसकी पावर को मैच करने की कोशिश करते हैं, और वो कमीना सिर्फ एक जंप में हमसे मीलों आगे निकल जाता है। वो एक मॉन्स्टर है।
जिया चुपचाप विवेक की बातें सुन रही थी। लेकिन विवेक के मुंह से ध्रुवांश का नाम सुनते ही जिया के दिमाग में वो पुराने दिन किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। वो दिन जब वो अपनी लाइफ में शायद सबसे ज्यादा खुश रहा करती थी, जब वो ध्रुवांश के साथ रिलेशनशिप में थी। ध्रुवांश उस वक्त एक लो रैंक का बहुत ही कमजोर हंटर था, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा और सच्चा साथी था। वो अपनी अजीबो-गरीब और नादान हरकतों से जिया को बहुत हंसाता था। जब ध्रुवांश रेड से बुरी तरह घायल होकर आता था तो जिया उसे देखकर रोती थी और उसके जख्मों पर दवा लगाती थी। वो खुश थे, उनके पास पैसे बहुत कम थे, वो साइकिल पर घूमते थे, लेकिन उनके पास दुनिया की सबसे महंगी और एक्सपेंसिव चीज थी, प्यार और खुशी। लेकिन ये सब बदल गया जब जिया अनिकेत से मिली। उसने पैसे का और लग्जरी का स्वाद चखा तो उसे उस प्यार से नफरत हो गई। उसने ध्रुवांश को एक कचरे की तरह अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया था। ये सब सोचते हुए जिया की आंखें अब पूरी तरह नम हो चुकी थीं। उसका दिल पछतावे की आग में जल रहा था। काश, जिया ने मन ही मन रोते हुए कहा, काश मैं कभी अनिकेत या इस पैसे की दुनिया से ना मिली होती। काश काश मैं पास्ट में जाकर अपनी उस सबसे बड़ी गलती को ठीक कर पाती। ध्रुवांश आज वो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान में से एक है और मैं यहाँ सड़कों पर। तभी विवेक ने मुड़कर जिया को देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक मैच्योरिटी थी। जिया, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ना तुम्हें कभी अनिकेत से सच्चा प्यार था और ना ही अनिकेत को तुमसे। ऐसे ही मेरा भी एक रिलेशनशिप था। हम दोनों, अनिकेत और मैंने, अपने अपने रिलेशनशिप्स को ख़त्म करके सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और पावर को चुना, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। विवेक ने जिया की आंखों में देखते हुए कहा, तुम अनिकेत से बहुत नफरत करती होगी कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन कम से कम उसने तुम्हें धोखा देकर तो नहीं छोड़ा ना। उसने सच बोलकर तुम्हें छोड़ा। तुमने ध्रुवांश के साथ जो किया था, उसके उस दर्द के सामने तो तुम्हारा ये दर्द शायद कुछ भी नहीं है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देना चाहता, अपनी लाइफ जियो। ये बोलकर विवेक वापस उस तमाशे की तरफ देखने लगा। उधर वो अमीर लड़के का चमचा जिसके हाथ को अनिकेत ने मरोड़ दिया था, वो अभी भी अनिकेत का कॉलर पकड़ने की कोशिश करते हुए चीख रहा था, क्यों बे, क्या तू इस लड़की को देखकर इसके सामने हीरो बनने चला है? साले, सामने से हट जा वरना तेरी वो हालत करूंगा कि। विवेक ने कॉफी का एक सिप लिया और बहुत ही शांत आवाज में बोला, ये तो गया। और विवेक के बोलते ही बैम, अनिकेत ने बिना कोई वार्निंग दिए, बिना कोई एक्सप्रेशन चेंज किए, उस चमचे के पेट में एक बहुत ही नॉर्मल सा सीधा खड़े खड़े एक मुक्का जड़ दिया। अनिकेत ने कोई हंटर पावर या ऑरा यूज नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस उस लड़के को हल्का सा धक्का दिया हो। लेकिन वो लड़का एक हंटर नहीं था, वो एक आम कमजोर इंसान था और अनिकेत एक एम्परर सक्सेसर हीरो। उसके लिए वो हल्का सा धक्का भी किसी ट्रक की टक्कर जितना जोरदार था। उस चमचे का मुंह दर्द के मारे पूरा खुल गया। उसकी आंखें ऐसा लगा जैसे सॉकेट से बाहर ही आ जाएंगी। उसके मुंह से हवा और थूक बाहर आ गया। वो लड़का फर्श पर घिसटता हुआ सीधा कैफे के पीछे वाली दीवार से जाकर धड़ाम से टकराया और वो वहीं एक ही पंच में बेहोश होकर लुढ़क गया। अनिकेत ने अपने कपड़े ठीक किए। उसने उस अमीर लड़के की तरफ देखा जिसका सूट खराब हुआ था। वो अमीर लड़का अब डर के मारे पसीने में नहा चुका था और थर थर कांप रहा था। डरे भी क्यों ना, एक तो उसके सामने खड़ा इंसान रॉयल फैमिली से था और ऊपर से वो एक एम्परर सक्सेसर। अनिकेत बहुत ही शांत कदमों से चलते हुए उस अमीर लड़के के पास गया और उसने अपना भारी हाथ उसके कंधे पर रख दिया। तो अनिकेत ने बहुत ही ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारा नुकसान हुआ है? बताओ, कितने का नुकसान हुआ है तुम्हारा? ये सुनकर वो अमीर लड़का घबराते हुए हकलाकर बोला, सर, सॉरी सर, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ सर। ये तो बस एक हल्का सा दाग है कॉफ़ी का, ये तो धुलने से साफ हो जाएगा सर। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अनिकेत ने उसकी डरी हुई आंखों में देखा। उसने अपनी पॉकेट से एक ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला जिसमें करोड़ों की लिमिट थी और उसे उस अमीर लड़के की शर्ट की जेब में डाल दिया। ये लो, अनिकेत ने कहा, इसमें से अपने इन कपड़ों का और उस पीछे पड़े हुए बेवकूफ़ की हड्डियों के इलाज का खर्चा निकाल लेना और अब यहाँ से दफा हो जाओ। वो लड़का अपना कार्ड और अपनी जान लेकर अपने बेहोश दोस्त को घसीटते हुए तुरंत वहां से भाग गया। अनिकेत मुड़ा।
उसकी नज़र काउंटर के पीछे खड़ी जिया पर गई। जिया की आंखों में आंसू थे। अनिकेत चलते हुए विवेक के पास आया। जिया ने अपनी कांपती आवाज में अनिकेत को देखते हुए कहा, थैंक यू अनिकेत। लेकिन अनिकेत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जिया की तरफ एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनिकेत बिना कुछ बोले, बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से सीधा बाहर निकल गया। विवेक ने जिया को देखा, एक हल्की सी स्माइल दी और बोला, टेक केयर जिया। और विवेक भी अनिकेत के पीछे भाग गया। विवेक ने बाहर आकर अनिकेत के साथ चलते हुए कहा, अरे यार अनिकेत भाई, इतना भी रूड नहीं होना था यार तुझे। कम से कम उस बेचारी से 2 बातें तो बोल लेता, वो रो रही थी। अनिकेत ने सामने देखते हुए बहुत ही सीधे और मैच्योर लहजे में जवाब दिया, वो मेरा पास्ट है विवेक। मैं उससे कुछ बहुत सोच समझकर और सब कुछ साफ साफ बताकर अलग हुआ था। सो अब हमारे बीच बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। मैं वापस पीछे नहीं जाना चाहता। विवेक मुस्कुरा दिया। उसे अनिकेत की ये मैच्योरिटी बहुत अच्छी लगी। उधर कबीर, ईशा, शुभम, कृति, प्रिया और विशु ये सभी अपनी उस रॉयल बग्घी में बैठकर मूनलाइट के एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल सिटी एरिया से गुजर रहे थे। यहाँ पर बहुत बड़े मैदान में बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही थीं। बड़े बड़े टेंट, जादुई लाइट्स और शानदार स्टेज लगाए जा रहे थे। शुभम ने बग्घी की खिड़की से वो सब देखकर अंदाजा लगाते हुए कहा, मुझे लगता है आज शाम का वो ग्रैंड फंक्शन यहीं पर होने वाला है। वहीं विशु तो उसके लिए किसी वर्ल्ड टूर या किसी जादुई फिल्म की शूटिंग देखने जैसा था। वो तो बस आंखें फाड़ फाड़ कर मूनलाइट के उन डेमी ह्यूमंस, जादुई इमारतों और उड़ने वाले जानवरों को ही घूरे जा रहा था। मूनलाइट रेल्म, नाइट बीच। अनिकेत और विवेक कैफे के उस पंगे को निपटाने के बाद वापस नाइट बीच पर आ गए थे। वो अभी माही के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्हें बीच के एक दूसरे हिस्से से कुछ बहुत तेज शोर और गाली गलौज की आवाजें सुनाई दी। अनिकेत ने चिढ़ते हुए अपना सिर पीटा। यार ये लॉर्ड डेविल ने इन हम इंसानों को यहाँ मूनलाइट में एंट्री देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस जगह को भी इन लोगों ने इंसानी दुनिया जैसा शोर शराबे वाला मछली बाजार बना दिया है। कहीं शांति नहीं है यार। अब कौन मर रहा है वाला। विवेक ने उस शोर की दिशा में ध्यान से देखा। तभी विवेक की आंखें सिकुड़ गईं। भाई जरा वहां देख, क्या वो हमारे साथ वाले हंटर नहीं है, ध्रुवांश भाई की टीम वाले। अनिकेत ने भी हैरानी से उधर देखा। वहां रेत पर कार्तिक और प्रज्ञा खड़े हुए थे। लेकिन इस वक्त कार्तिक और प्रज्ञा को कुछ लड़कों के ग्रुप ने चारों तरफ से घेर रखा था और वो लड़के उन्हें बहुत बुरी तरह परेशान कर रहे थे और ताने मार रहे थे। उन लड़कों में से एक ने कार्तिक को धक्का देते हुए कहा, अरे तुम लोग यहाँ मूनलाइट में भी आ गए मुंह उठाकर। तुम्हारा ही दोस्त था ना वो कौशल, वो गद्दार साला जो उन अनडेड्स की टीम में जाकर शामिल हो गया और इंसानों से गद्दारी की। ये सुनते ही कार्तिक की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। उसकी आंखों में खून उतर आया। जल्दी से प्रज्ञा ने कार्तिक का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। तभी दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? कौशल के भागने के बाद भी तुम लोग मुंह उठाकर यहाँ चले आए। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। एक और लड़के ने आग में घी डालते हुए कहा, तुम लोग उसके टीममेट्स हो, क्या पता तुम लोगों की भी कोई सांठ गांठ हो अनडेड्स के साथ। ये लड़के कोई और नहीं बल्कि फमीलिया की द्रोन एकेडमी के स्टूडेंट्स थे। इनके दिलों में डीएच लैंड के हंटर्स के लिए तो नफरत थी खानदानी, और ऊपर से कौशल की गद्दारी का बहाना पाकर उन्हें आज कार्तिक को नीचा दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिल गया था। कार्तिक ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उन लड़कों को घूर कर कहा, बकवास बंद करो। कम से कम हमने ई गेट के नरक में घुसकर लड़ाई तो की, हमने लोगों की जान बचाई। तुम फमीलिया वालों ने क्या किया? तुम लोगों ने तो अपने नए और कमजोर हंटर्स को आगे कर दिया मरने के लिए, चारे के तौर पर, और खुद बिलों में छुप कर बैठे रहे। तुम लोग ही हो ना जो पहले उस बैटल में आने वाले थे, तो आखिरी वक्त पर क्यों फट गई तुम लोगों की? ये सच सुनते ही उन फमीलिया वाले लड़कों का ईगो हर्ट हो गया। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। अच्छा, तो उन फमीलिया वाले लीडर लड़के ने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, तुझे लगता है कि तू हम फमीलिया के एलीट हंटर से बेहतर है? तो आजा मैदान में। यहाँ इस बीच के एरिया में वैसे भी फ्रेंड बैटल अलाउड है, तो हो जाए दो दो हाथ। देखते हैं आज किसमें कितना है दम, फमीलिया में या तुम डीएच लैंड के फट्टुओं में। कार्तिक की मुट्ठियां गुस्से से कांप रही थीं। वो लड़ने के लिए तैयार था,
लेकिन वहां खड़े वो 4 फैमिलिया के लड़के स्टूडेंट की उम्र में और ताकत में कार्तिक से काफी आगे थे। वो चारों ही हीरो लेवल की पीक पर थे। कार्तिक अकेला उन चारों का सामना नहीं कर सकता था। वो चारों लड़के कार्तिक को घेर कर खड़े थे। तभी उनके ठीक पीछे रेत पर एक आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी ने अपने चेहरे को अपनी कैप से ढका हुआ था और वो बहुत ही आराम से धूप का मजा ले रहा था। वो आदमी वैसे ही लेटे लेटे बिना अपनी कैप हटाए बहुत ही शांत और खतरनाक आवाज में बोला, ओए, तुम लोग जो भी कर रहे हो ना, बिना शोर के करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है यहां। ये आवाज सुनते ही वो चारों फैमिलिया के शेर बन रहे लड़के अचानक भीगी बिल्ली बन गए। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा, सॉरी बॉस। फिर उस फैमिलिया वाले लड़के ने वापस कार्तिक की ओर देखकर घमंड से कहा, क्या हुआ बे, डर गया क्या? कार्तिक आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी कार्तिक और प्रज्ञा के दोनों तरफ आकर 2 लोग खड़े हो गए। ये अनिकेत और विवेक थे। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहा, जब तुम लोगों ने हमारे डीएच लैंड को चैलेंज कर ही दिया है तो फिर आ जाओ, हम भी तो देखें फैमिलिया वालों में कितना दम बचा है। अनिकेत और विवेक ने मुस्कुराते हुए कार्तिक और प्रज्ञा को देखा। उन दोनों एम्परर सक्सेसर्स का सपोर्ट मिलते ही कार्तिक और प्रज्ञा के अंदर भी एक नया जोश आ गया। हाँ, अनिकेत और विवेक भी पावर लेवल में लगभग उन फैमिलिया के लड़कों के जितने ही ताकतवर थे, लेकिन वो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि वो दोनों इनमें से किसी को भी बहुत ही आसानी से हरा सकते थे। क्योंकि पावर भले ही बराबर हो, लेकिन स्किल्स और बैटल आईक्यू के मामले में एक एम्परर सक्सेसर से मुकाबला करना इन फैमिलिया वालों को बहुत भारी पड़ने वाला था। कार्तिक और प्रज्ञा अनिकेत और विवेक के साथ मिलकर उस फ्रेंड बैटल के लिए पूरी तरह रेडी हो गए। क्या होगा इस डीएच लैंड वर्सेस फैमिलिया की बैटल में, और वो रहस्यमयी आदमी कौन है जो रेत पर बॉस बनकर लेटा हुआ है? कहानी अब एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन और हाइट वाले मुकाबले की ओर बढ़ रही है। मूनलाइट रेल्म के नाइट बीच पर हवा में समंदर के खारेपन की महक थी। मूनलाइट रेल्म का वो नाइट बीच किसी भी आम बीच से बहुत अलग था। यहाँ की रेत हल्की नीली चमक दे रही थी और लहरों की आवाज एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। लेकिन इस वक्त उस बीच के एक हिस्से में कोई सुकून नहीं था। वहां सिर्फ टेंशन, गुस्सा और टकराव की चिंगारियां उड़ रही थीं। फैमिलिया के उन 4 एलीट हंटर्स ने अपने पैरों से घसीटते हुए रेत पर एक बहुत बड़ा और गोल सर्कल बना दिया था। उस सर्कल के बीचों बीच फैमिलिया का एक हंटर अपनी गर्दन की हड्डियों को चटकाते हुए आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और कमीनी मुस्कान थी। उसने अपने हाथ पीछे बांधे और कार्तिक, प्रज्ञा, अनिकेत और विवेक को बहुत ही नीची नजर से देखते हुए कहा, रूल्स बहुत सिंपल है। हम सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट या बिना हथियारों की लड़ाई करेंगे। कोई हंटर वेपन या जादुई आर्टिफैक्ट यूज नहीं करेगा। जिसकी पीठ पहले जमीन से लगी या जो भी इस सर्कल के बाहर गया उसे हारा हुआ मान लिया जाएगा। तो डीएच लैंड के फटुओं, कौन आ रहा है सबसे पहले अपनी हड्डियां तोड़वाने? ये सुनते ही कार्तिक की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, प्रज्ञा ने अपना हाथ आगे करके उसे रोक दिया। मैं जाऊंगी पहले, प्रज्ञा ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। प्रज्ञा, लेकिन वो, कार्तिक कुछ कहना चाहता था, पर प्रज्ञा ने उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया और सर्कल के अंदर कदम रख दिया। प्रज्ञा ने अपनी फाइटिंग स्टांस ली। उसकी सांसें एकदम कंट्रोल में थीं। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। मुझे पता है, पावर लेवल में ये लोग मुझसे कहीं आगे हैं, प्रज्ञा ने मन ही मन सोचा। लेकिन बैटल सिर्फ पावर से नहीं, टेक्निक से भी जीती जाती है। मैं हार नहीं मानूंगी। तो पहली बलि एक लड़की की? फैमिलिया वाले हंटर ने भद्दी सी हंसी हंसते हुए अपना पहला कदम बढ़ाया। वुश! अचानक रेत उड़ी और वो हंटर पलक झपकते ही प्रज्ञा के ठीक सामने आ गया। उसकी स्पीड एक आम हंटर से बहुत ज्यादा थी। बाम! एक जोरदार पंच सीधा प्रज्ञा के चेहरे की तरफ आया, लेकिन प्रज्ञा का रिफ्लेक्स बहुत तेज था। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके उस पंच को ब्लॉक कर लिया। धड़ाक! जैसे ही वो पंच प्रज्ञा के हाथों से टकराया, प्रज्ञा को लगा जैसे किसी ने लोहे के हथौड़े से उस पर वार किया हो। उसके हाथों की हड्डियां झनझना उठी। उस एक पंच के फोर्स से प्रज्ञा के पैर रेत पर घिसटते हुए 2 कदम पीछे चले गए। ओह, ब्लॉक कर लिया, नॉट बैड।
फेमिलिया के हंटर ने ताना मारा और फिर उसने हमलों की बारिश कर दी। धप धप, बाम बाम। प्रज्ञा बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंसिव खेल रही थी। वो उसके हर पंच को डक कर रही थी, पैर से वार को ब्लॉक कर रही थी। उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट थीं, लेकिन पावर लेवल का वो जो फासला था वो साफ दिखने लगा था। फेमिलिया वाले हंटर के हर वार में इतना वजन था कि प्रज्ञा के ब्लॉक करने के बावजूद उसके हाथ सुन पड़ते जा रहे थे। उसकी सांसें फूलने लगी थीं, माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। क्या हुआ? बस इतना ही दम है डीएच लैंड वालों में? सर्कल के बाहर खड़े बाकी फेमिलिया वाले ताने मारते हुए हंस रहे थे। तभी प्रज्ञा का पैर रेत में हल्का सा फिसला। गई तू। फेमिलिया वाले हंटर ने मौका देखकर एक बहुत ही जोरदार राउंड हाउस किक प्रज्ञा की पसलियों पर जड़ दी। आह! प्रज्ञा के मुंह से दर्द की एक हल्की सी कराह निकली। वो हवा में उड़ती हुई सीधा सर्कल के बाहर जाकर गिरी। धड़ाम! वो बुरी तरह खांस रही थी। उसका डिफेंस टूट चुका था। वो हार गई थी। प्रज्ञा! कार्तिक दौड़कर उसके पास गया और उसे सहारा देकर उठाया। अरे यार, मजा नहीं आया। ये तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाई। फेमिलिया वाले हंटर ने अपने कपड़े झाड़ते हुए बहुत ही जलील करने वाले अंदाज में कहा। क्या तुम्हारी टीम में कोई मर्द है क्या, या सब ऐसे ही हैं? कार्तिक की आंखों में खून उतर आया था। उसकी दांत किटकिटाने लगे थे। तेरी बकवास अब बहुत हो गई। कार्तिक अपनी जैकेट उतारकर फेंकते हुए भारी कदमों से सर्कल के अंदर घुसा। उसकी आंखों का गुस्सा देखकर फेमिलिया वाला हंटर 1 सेकंड के लिए सहम गया, लेकिन फिर उसने अपना ईगो संभाला। आजा, तेरी भी खुजली मिटा देता हूं। दूसरा राउंड शुरू हुआ, लेकिन इस बार यह फेमिलिया का दूसरा हंटर था। वो पहले वाले से भी ज्यादा मस्कुलर और ताकतवर था। फाइट शुरू होते ही दोनों एक दूसरे पर जानवरों की तरह टूट खड़े। बाम! क्रैक! कार्तिक ने पहला ही पंच सीधे उस हंटर के मुंह पर जड़ दिया। फेमिलिया वाले के मुंह से खून की एक बूंद छलक पड़ी, लेकिन अगले ही पल उस हंटर ने कार्तिक के पेट में ऐसा घुटना मारा कि कार्तिक की आंखें बाहर आ गईं। उरुख! कार्तिक के मुंह से हवा निकल गई। फाइट बहुत ही ब्रूटल हो चुकी थी। कार्तिक दिल और जान से लड़ रहा था। उसके मुक्कों में ई गेट के उस इंसिडेंट का वो सारा दर्द, कौशल की गद्दारी का गुस्सा और फेमिलिया वालों के तानों की चुभन भरी हुई थी। लेकिन यहां भी वही पावर गैप था। फेमिलिया वाला हंटर हीरो लेवल की पीक पर था। धीरे धीरे कार्तिक स्लो पड़ने लगा। उसके चेहरे पर खरोंचें आ गई थीं। उसके होंठ से खून बह रहा था। बाम! एक और जोरदार पंच कार्तिक के जबड़े पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। देख लिया अपना लेवल। तुम लोग सिर्फ जमीन पर रेंगने के लायक हो। फेमिलिया वाला हंटर उसे लात मारने के लिए आगे बढ़ा। कार्तिक की नजरें जमीन पर थीं। उसके कानों में वो ताने गूंज रहे थे। उसकी सांसें भट्टी की तरह चल रही थीं। नहीं, मैं यहां हार नहीं सकता। कार्तिक ने अपने कांपते हाथों से रेत को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। तभी उसके दिमाग में मूनलाइट रेल्म में बिताए गए वो नर्क जैसे दिन याद आ गए। एल्डर रेल की वो जानलेवा ट्रेनिंग, जब एल्डर रेल ने उसे अपनी लिमिट्स को पार करना सिखाया था। तेरी बॉडी हार मान चुकी है कार्तिक, लेकिन तेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी जिंदा है। सांस ले, स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी रगों में बहने दे। एल्डर रेल की आवाज उसके कानों में गूंजी। अचानक कार्तिक ने एक बहुत ही गहरी सांस ली। हश! उसके शरीर के चारों तरफ की रेत हवा में उड़ने लगी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से ब्लास्ट हो गई। क्या? फेमिलिया वाले हंटर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि वो हंटर अपनी लात मार पाता, कार्तिक बिजली की रफ्तार से अपनी जगह से गायब हो गया। धप! कार्तिक ठीक उस हंटर के नीचे में आ चुका था। ये ले अपने लेवल का स्वाद। बाम! कार्तिक ने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने एक अपरकट पंच में जमा की और सीधा उस हंटर की ठुड्डी पर जड़ दी। हड्डियों के चटकने की जोरदार आवाज आई। वो भारी भरकम हंटर हवा में किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ा और सर्कल के बहुत दूर जाकर पीठ के बल जमीन पर गिरा। नॉकआउट! चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फेमिलिया के बाकी लड़कों के मुंह खुले के खुले रह गए। वहीं सर्कल के बीच में कार्तिक गहरी सांसें लेता हुआ खड़ा था। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। वो जीत तो गया था, लेकिन वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। उसके घुटने कांपे और वो धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। गुड जॉब भाई। विवेक ने आगे बढ़कर कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा और उसे सहारा देकर बाहर लाया। अब हमारी बारी है। विवेक अपने बालों में हाथ फेरते हुए बहुत ही कैजुअल अंदाज में सर्कल के अंदर आया। उसके चेहरे पर वो हमेशा वाली शरारती और हल्की सी स्माइल थी, जैसे वो किसी लड़ाई में नहीं बल्कि पिकनिक पर आया हो। ओए, ये बच्चा कौन आ गया?
फेमिलिया का तीसरा हंटर, जो कि उन चारों में सबसे ज्यादा अग्रेसिव लग रहा था, आगे आया। विवेक ने झमा ही लेते हुए कहा, जल्दी शुरू कर यार, मुझे नींद आ रही है। ये सुनते ही उस हंटर का ईगो हर्ट हो गया। तुझे तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा यहां। वो गुस्से से दहाड़ते हुए विवेक की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से विवेक के चेहरे पर एक मुक्का मारा, लेकिन सुश, विवेक ने बिना अपनी जगह से हिले सिर्फ अपनी गर्दन को आधा इंच बाईं तरफ झुकाया। वो पंच हवा को चीरता हुआ विवेक के कान के पास से निकल गया। क्या? हंटर चौंका। उसने दूसरा हाथ चलाया। सुश, विवेक इस बार हल्का सा नीचे झुका। फिर उस हंटर ने पागलों की तरह मुक्कों की बरसात कर दी। धप धप, बाम बाम। लेकिन विवेक जैसे हवा बन गया था। वो अपने पैरों पर थिरकते हुए किसी डांसर की तरह उसके हर एक हमले से बच रहा था। वो पलटकर कोई वार नहीं कर रहा था, बस खेल रहा था। साले, एक जगह खड़ा रह। हंटर गुस्से से पागल होने लगा था। उसकी सांसें फूलने लगी थीं। विवेक हंसते हुए एक पंच को डक करते हुए बोला, क्या हुआ भाई? आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? निशाना क्यों नहीं लग रहा? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हंटर ने अपना पूरा ऑरा अपने पैरों में जमा किया और हवा में उछलकर एक जानलेवा ड्रॉप किक विवेक की छाती पर मारने की कोशिश की। अरे बाप रे, बड़ा गुस्सा आ गया। विवेक की आंखों की वो हल्की स्माइल अचानक से एक बहुत ही ठंडी और किलर नजर में बदल गई। ये एम्परर सक्सेसर की स्पिरिचुअल एनर्जी थी। जैसे ही वो किक विवेक के पास आई, विवेक ने बिजली की रफ्तार से अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में ही उस हंटर के टखने को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। हंटर हवा में ही लॉक हो गया। खेल खत्म, विवेक ने बहुत ही ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, और फिर विवेक ने उस हंटर को उसके पैर से पकड़े पकड़े ही किसी बोरी की तरह हवा में घुमाया और जमीन पर बहुत ही बेरहमी से दे मारा। बम्माम! रेत का एक छोटा सा तूफान हवा में उड़ गया। उस हंटर के मुंह से दर्द की भयानक चीख निकली। उसकी पसलियों के टूटने की साफ आवाज आई थी। वो जमीन पर पड़ा पड़ा दर्द से तड़पने लगा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो एक ही वार में बेहोश हो गया था। सर्कल के बाहर खड़े फमीलिया के बचे हुए हंटर्स के पसीने छूट गए। उनके पैर कांपने लगे थे। ये कोई हीरो लेवल का हंटर नहीं था, ये एक राक्षस था। विवेक ने अपने हाथ झाड़े और हंसते हुए वापस अपनी टीम की तरफ चला गया। चलो भाई, मेरा तो वार्म अप हो गया। अब बारी थी उस आखिरी लड़के की। लेकिन उस हंटर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कांपते हुए कदमों से सर्कल में आया। उसके सामने अनिकेत चलकर आ रहा था। अनिकेत के दोनों हाथ उसकी पैंट की जेबों में डले हुए थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपनी जेब से हाथ निकाले तक नहीं और जाकर सीधे उस लीडर के सामने खड़ा हो गया। चलो शुरू करो, अनिकेत ने अपनी ठंडी और भारी आवाज में कहा। तो तू अपने हाथ बाहर नहीं निकालेगा? हंटर ने हकलाते हुए पूछा। अनिकेत ने अपनी आधी झुकी हुई बोर हो रही आंखों से उसे देखा। तुम्हारे जैसे कचरे के लिए मुझे अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं है। ये अल्टीमेट बेइज्जती थी। साले, इतना घमंड! हंटर गुस्से से अंधा हो गया और उसने अपनी पूरी रफ्तार से अनिकेत की तरफ एक फुल पावर पंच चलाया। अनिकेत अपनी जगह पर सीधा खड़ा था। उसके हाथ अभी भी जेब में थे। जैसे ही वो पंच अनिकेत की नाक के पास पहुंचा, जूम! अनिकेत सिर्फ हल्का सा साइड में हुआ। उस पंच की रफ्तार इतनी तेज थी कि फमीलिया वाला लीडर अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और वो आगे की तरफ लड़खड़ा गया। उसी मिली सेकेंड में अनिकेत ने अपना एक पैर बहुत ही आराम से उस लीडर के लड़खड़ाते हुए पैरों के बीच में फंसा दिया और साथ ही अपना कंधा हल्का सा उस लीडर की छाती पर हिट किया। कोई मुक्का नहीं, कोई जादू नहीं, कोई हाथ नहीं चलाया, सिर्फ मोमेंटम और फिजिक्स का परफेक्ट यूज। फमीलिया वो लीडर अपनी ही पूरी ताकत और रफ्तार के साथ मुंह के बल हवा में गोता खाते हुए सीधा सर्कल के बाहर जाकर धड़ाम से रेत पर गिरा। उसका मुंह रेत में धंस चुका था। मैच ओवर। अनिकेत ने एक बार भी अपने हाथ रेप से बाहर नहीं निकाले थे और सामने वाला चारों खाने चित हो चुका था। वहीं थोड़ी दूर लेटी हुई माही ये सब देख रही थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपने सिर को ना में हिलाया। बचकाना, माही ने मन ही मन सोचा। इन लड़कों को अपनी ताकत का दिखावा करने में बड़ा मजा आता है। अनिकेत, विवेक, प्रज्ञा और कार्तिक के चेहरों पर एक जीत की खुशी थी। उन्होंने फमीलिया वालों का घमंड बुरी तरह तोड़ दिया था। वो फमीलिया वाले अब गुस्से और शर्म से उन सभी को घूर रहे थे। चलो चलें, यहां का काम हो गया, अनिकेत ने पलटते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग ये कदम भी आगे बढ़ाते, सरर, उनके ठीक पीछे रेत पर से कुछ सरकने की आवाज आई। वो आदमी जो इतनी देर से अपने चेहरे पर टोपी रखकर सो रहा था, वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे से वो टोपी हटाई और उसी सेकंड
धूप फूम, पूरे बीच की हवा अचानक से भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान से कोई अदृश्य पहाड़ लाकर वहां रख दिया हो। समुद्र की लहरों की वो शांत आवाज अचानक से डरावनी लगने लगी थी। कार्तिक और प्रज्ञा की सांसें उनके गले में ही अटक गई थीं। उनके पैरों ने जैसे उनका वजन उठाना बंद कर दिया था। ये क्या है? प्रज्ञा ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक खौफनाक डर उतर आया था। अनिकेत और विवेक, जो अभी तक बहुत ही रिलैक्स थे, उनके चेहरों का रंग एकदम सफेद पड़ गया। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उनके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें उभर आईं। वो आदमी अपनी गर्दन चटकाते हुए अपनी लाल और खतरनाक आंखों से अनिकेत और विवेक को घूर रहा था। उसके शरीर से जो ऑरा निकल रहा था वो किसी हाई लॉर्ड का था। लेकिन ये कोई नॉर्मल हाई लॉर्ड नहीं था, ये एक 5 स्टार हाई लॉर्ड था। हीरो लेवल की पीक और एक हाई लॉर्ड के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन हाई लॉर्ड के अंदर भी जैसे जैसे स्टार बढ़ते हैं ताकत का वो फासला कई गुना बढ़ता है। अनिकेत और विवेक अभी हीरो लेवल की पीक पर थे। एक 5 स्टार हाई लॉर्ड के सामने वो बहुत कमजोर थे। अगर वो चारों, अनिकेत, विवेक, प्रज्ञा और कार्तिक मिलकर भी इस आदमी से लड़ते तो भी उनकी हार और मौत तय थी। वो आदमी बहुत ही धीमी लेकिन एक ऐसी आवाज में बोला जो सीधा उनके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। लगता है तुम दोनों वही एम्परर सक्सेसर्स हो जिनकी आजकल बहुत चर्चा है। आदमी ने अपने कपड़ों से रेत झाड़ी और एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। वैसे तो मैं इन बच्चों वाले मामलों में नहीं पड़ता, लेकिन तुम जैसे अपने पावर का शो ऑफ करने वाले चूजों को पैरों तले कुचलने में मुझे बहुत मजा आता है। ये बोलते ही बम, उस आदमी के पैरों के नीचे की रेत में गड्ढा बन गया। वो अपनी जगह से ऐसे गायब हुआ जैसे कोई गोली बंदूक से निकली हो। अनिकेत, पीछे हट, विवेक ने अपनी पूरी जान लगाकर चीखते हुए कहा, लेकिन रफ्तार इतनी भयानक थी कि अनिकेत को पलक झपकने तक का वक्त नहीं मिला। वो 5 स्टार हाई लॉर्ड अनिकेत के बिल्कुल मुंह के सामने आ चुका था। उस आदमी की मुट्ठी औरा से जल रही थी और वो सीधा अनिकेत की छाती को चीरने के लिए आगे बढ़ रही थी। मैं इसे डक नहीं कर सकता, ये बहुत तेज है। अनिकेत के दिमाग ने अलार्म बजा दिया। मरता क्या न करता। अनिकेत ने अपनी दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने क्रॉस कर लिया उस जानलेवा पंच को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन अनिकेत के अंदर का सिस्टम उसे बता रहा था कि ये पंच मेरी दोनों बाजुओं की हड्डियों को चकनाचूर कर देगा और फिर मेरी छाती को फाड़ देगा। अनिकेत ने अपनी आंखें कसकर भींच लीं और दर्द के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई हड्डी नहीं टूटी, सिर्फ एक भयानक शॉक वेव उठी जिसने अगल बगल की रेत को तूफान की तरह उड़ा दिया। अनिकेत ने धीरे से अपनी कांपती हुई आंखें खोलीं। अनिकेत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके ठीक सामने वो 5 स्टार हाई लॉर्ड हवा में ही जमा हुआ था। उस 5 स्टार हाई लॉर्ड का वो जानलेवा ऑरा से भरा हुआ फौलादी पंच अनिकेत के हाथों तक पहुंचने से ठीक 1 इंच पहले हवा में ही रुक गया था। और उस पंच को रोकने वाला कोई शील्ड या दीवार नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक हाथ था। एक ऐसा हाथ जिसने उस 5 स्टार हाई लॉर्ड की मुट्ठी को ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे किसी बच्चे का हाथ पकड़ा हो। अनिकेत की नजरें उस हाथ से होते हुए उसके चेहरे तक गईं। रेत का गुबार छटा। वहां एक लड़का खड़ा था। उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई एक्साइटमेंट, कोई गुस्सा नहीं था। उसकी आंखें एकदम ठंडी, शांत थीं। उसके होठों पर एक हल्की सी चिलिंग स्माइल थी। कबीर? अनिकेत के मुंह से हकलाती हुई आवाज निकली। हाँ, वो कबीर था। तभी वहां शुभम, ईशा, कृति, विशु और प्रिया हांफते हुए दौड़कर आ रहे थे। यहां उस 5 स्टार हाई लॉर्ड की आंखें सदमे से फटी हुई थीं। इस लड़के ने मेरा फुल पावर पंच सिर्फ एक हाथ से कैसे रोक लिया? हाई लॉर्ड ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन कबीर की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। वो 1 इंच भी अपना हाथ नहीं हिला पा रहा था। उस हाई लॉर्ड ने कबीर को घूरते हुए अपनी कांपती हुई आवाज को कंट्रोल करके कहा, एक हाई लॉर्ड हंटर, लगता है आज मेरी थोड़ी कसरत हो जाएगी, लेकिन बच्चे, तेरे स्टार्स मुझसे कम हैं, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो कोशिश करना कि तुम मेरे सामने थोड़ी देर तक टिक सके। वो हाई लॉर्ड अपनी ताकत की बड़ी बड़ी डींगे हाँकी रहा था कि क्रैक, एक बहुत ही भयानक हड्डियों के चटकने की आवाज गूंजी। उस 5 स्टार हाई लॉर्ड की आंखों से आंसू छलक पड़े। कबीर ने बिना अपने चेहरे का कोई भाव बदले सिर्फ अपनी मुट्ठी को हल्का सा कसा था और उस 5 स्टार हाई लॉर्ड की उंगलियों और पोरों की हड्डियां आपस में कुचल दी थीं। धप, कबीर ने उसे सीने पर एक बहुत ही कैजुअल सा धक्का दिया, लेकिन वो धक्का इतना जोरदार था कि वो भारी भरकम 5 स्टार हाई लॉर्ड जमीन पर घिसटता हुआ 10 कदम पीछे जाकर गिरा। सन्नाटा, एकदम शमशान जैसा सन्नाटा। फमीलिया के उन लड़कों की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। उनका बॉस, उनका वो अजय 5 स्टार हाई लॉर्ड 1 ही सेकंड में किसी कीड़े की तरह पीछे फेंक दिया गया था।
कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। वो उस हाई लॉर्ड की आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही सीरियस टोन में बोला, सुन, मेरे पास तुम जैसे जोकर्स के लिए वक्त नहीं है, निकल जाओ यहां से। कबीर के एक एक शब्द में एक भयानक डोमिनेंस था। अपने से कम लेवल के हंटर्स या कमजोरों पर अपनी ताकत का रौब झाड़ने से कोई ताकतवर नहीं बनता। तुम बस एक बुज़दिल हो और तुम मुझसे मुकाबला करने के काबिल भी नहीं हो। ये बेइज्जती, ये शब्द उस 5 स्टार हाई लॉर्ड के सीने में किसी खंजर की तरह उतर गए थे। आज तक पूरी लाइफ में उसकी ऐसी जलालत किसी ने नहीं की थी। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी उंगलियां टूट चुकी थीं और उसी के साथी और डीएच लैंड के बच्चे उसे इस तरह जलील होता हुआ देख रहे थे। लोग, बाकी हंटर्स जो दूर से तमाशा देख रहे थे, उस पर उंगलियां उठा रहे थे, फुसफुसा रहे थे, हंस रहे थे। उसका ईगो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। और जो इंसान अपने ईगो में अंधा हो जाता है वो पागल हो जाता है। कबीर ने उसे दोबारा पलट कर नहीं देखा। उसके लिए वो कीड़ा अब कोई मायने नहीं रखता था। कबीर मुड़ा और वो कार्तिक, प्रज्ञा, विवेक और अनिकेत के पास गया। तुम लोग ठीक हो? कबीर ने बहुत ही नॉर्मल आवाज में पूछा। हाँ भाई, थैंक्स, विवेक ने पसीना पोंछते हुए कहा। तभी सामने से ईशा, शुभम और बाकी लोग भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। कबीर चलते हुए आगे बढ़ा और वो ईशा के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम इतनी जल्दी भागकर क्यों आ गए? कुछ हुआ क्या? ईशा ने अपनी सांसें नॉर्मल करते हुए कबीर की आंखों में देखते हुए पूछा। कबीर के चेहरे की वो ठंडक ईशा को देखते ही गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस आ गई थी। उसने हल्का सा सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ कचरा। लेकिन कबीर की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले! एक बहुत ही खौफनाक जानवरों जैसी चीख कबीर के ठीक पीछे से गूंजी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ईशा की पुतलियां डर से सिकुड़ गईं। नहीं, ईशा की मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो 5 स्टार हाई लॉर्ड गुस्से और बेइज्जती से पूरी तरह पागल यानी इंसेन हो चुका था। उसे अब किसी हैंड टू हैंड रूल की परवाह नहीं थी। उसे अब मूनलाइट के गार्ड्स की परवाह नहीं थी। उसने अपनी सबसे खतरनाक एक ए ग्रेड की तलवार निकाल ली थी और वो हाई लॉर्ड अपनी पूरी ताकत, पूरी रफ्तार और किलिंग इंटेंट के साथ कबीर की पीठ में वो तलवार घोंपने के लिए हवा में उछल चुका था। कबीर, पीछे! शुभम और अनिकेत एक साथ चीखे। लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा थी। एक 5 स्टार हाई लॉर्ड की स्पीड, और वो भी पीछे से स्नीक अटैक। किसी भी आम हंटर के लिए रिएक्ट करना नामुमकिन था। वो चमकती हुई जानलेवा तलवार कबीर की गर्दन को छूने ही वाली थी। सबकी सांसें अटक गईं। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। खेल खत्म। हाई लॉर्ड के चेहरे पर एक पागलपन वाली हंसी थी। लेकिन इस दुनिया में अगर कोई इंसान स्नीक अटैक्स और मौत के साए में पला बढ़ा था तो वो था कबीर। ज़प! वक्त जैसे धीमा हो गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। कबीर, जो अभी ईशा की तरफ मुंह करके खड़ा था, वो उसी 1 मिलीसेकंड में अपनी जगह पर आधा घूमा। बीच के उस अंधेरे में अचानक से एक भयानक नीली और सफेद बिजली चमकी। एक ऐसी तेज रोशनी जिसने एक पल के लिए सबकी आंखों को अंधा कर दिया। और उस तेज रोशनी के साथ एक बहुत ही बारीक लेकिन दिल चीर देने वाली मेटल के कटने की आवाज गूंजी, स्लिंक, और अगले ही सेकंड सब कुछ शांत हो गया। जब सबकी आंखों के सामने से वो चकाचौंध हटी तो उन्होंने जो नजारा देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। कबीर अभी भी ईशा के सामने खड़ा था, बस उसकी पोजीशन थोड़ी बदल गई थी। कबीर का हाथ उसकी तलवार की म्यान पर था और वो बहुत ही शांति से अपनी तलवार को वापस म्यान के अंदर डाल रहा था। क्लिक! और वो 5 स्टार हाई लॉर्ड, वो आदमी हवा में ही जम गया था। उसकी आंखें झटके से बाहर आ गई थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक सदमा था क्योंकि उसके हाथ में जो वो ए ग्रेड की अनब्रेकेबल तलवार थी, उसके सैकड़ों टुकड़े हो चुके थे। कबीर ने पलक झपकने से भी कम वक्त में अपनी तलवार निकाली, उस हाई लॉर्ड की तलवार पर एक ऐसा भयानक प्रहार किया और अपनी तलवार वापस भी रख ली। किसी ने कबीर के हाथ को हिलते हुए भी नहीं देखा था। इम्पॉसिबल! उस हाई लॉर्ड के मुंह से खून थूकते हुए निकला और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उस हाई लॉर्ड की तलवार के जो टुकड़े हवा में बिखरे थे, कबीर के उस भयानक प्रहार की वजह से वो टुकड़े किसी बंदूक की गोलियों की तरह हवा को चीरते हुए चारों तरफ उड़ने लगे। कबीर का ऑरा एकदम से फट पड़ा। उसने अपनी बाहें और अपना शरीर आगे करके उन जानलेवा टुकड़ों को ईशा और बाकी टीम तक पहुंचने से ब्लॉक कर दिया। चक चक!
कई टुकड़े कबीर के कपड़ों को चीरते हुए निकल गए। एक धारदार नुकीला टुकड़ा सीधा कबीर के कंधे को चीरता हुआ गहराई तक मांस में धंस गया। कबीर के मुंह से दर्द की हल्की सी सिसकी निकली। खून की लाल बूंदें हवा में उछलकर रेत पर गिरी, लेकिन कबीर की पुतलियां अचानक से खौफ से सिकुड़ गईं। उसने देखा कि एक सबसे धारदार, सबसे नुकीला और तेज ब्लेड का टुकड़ा कबीर के डिफेंस को चकमा देकर सीधा ईशा की आंख और उसके माथे की तरफ किसी मिसाइल की तरह तेजी से बढ़ रहा था। ईशा! कबीर अपनी पूरी जान लगाकर फेफड़े फाड़ते हुए चीखा। रफ्तार इतनी तेज थी कि ईशा के पास पलक झपकने का भी वक्त नहीं था। उसे बस वो मौत का टुकड़ा अपनी तरफ आता हुआ दिख रहा था। क्या कबीर अपने उस जख्मी कंधे और उस नामुमकिन सी दूरी के बावजूद ईशा को उस जानलेवा ब्लेड से बचा पाएगा? कहानी यहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस पर रुकती है।